नमस्कार साथियों, मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे कांग्रेस के इतिहास के 3 कालखंड। देखो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख संगठन रहा जिसने 1885 से लेकर देश की आज़ादी तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया, उसका नेतृत्व किया। लेकिन ये देखा गया है कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत तमाम विचारधाराओं के व्यक्ति थे। जिन विचारधाराओं के लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर प्रभुत्व रहा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण दिशा आंदोलन को दी। निश्चित रूप से वो नेतृत्व करता थे। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिस संगठन के अंतर्गत सभी विचारधाराओं के व्यक्ति थे। तो कभी उदारवादी विचारधारा उसमें प्रबल हुई हमें दिखाई देती है, कभी उग्रवादी विचारधारा दिखाई देती है, कभी गांधीवादी विचारधारा हमें दिखाई देती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रमुख संगठन मिल गया। कांग्रेस का जनाधार बहुत व्यापक था क्योंकि इसमें समस्त विचारधाराओं के लोग थे। परंतु जैसे जैसे माहौल बदला, कांग्रेस का नेतृत्व दशा एवं दिशा भी वैसे वैसे ही परिवर्तित होती रही। मदन मोहन मालवीय के अनुसार कांग्रेस ऐसी प्रथम संस्था थी जिसने भारतीय आवाज़ को बुलंद किया, अर्थात अंग्रेजों के समक्ष भारतीय मांगों को रखने के लिए एक प्रमुख संस्था कांग्रेस थी। अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बन गया। 1885 से 1947 तक आज़ादी की प्राप्ति हेतु कांग्रेस द्वारा विविध रूपों में कार्य किया गया। इसे 3 कालखंडों में विभाजित कर हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो साथियों, कांग्रेस के इतिहास का जो प्रथम कालखंड है वह कालखंड 1885 से 1905 तक का कालखंड है। इसको उदार राष्ट्रीयता का कालखंड कहा जाता है। इस कालखंड के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नेतृत्व दे रहे थे, दिशा दे रहे थे, उनमें ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ साथ इन्होंने प्रमुख दिशा दी, उनकी रीति और नीति को निर्धारित किया। इनके प्रमुख साधनों में प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधिमंडल, अनुनय विनय, याचिका के रूप में शामिल थे। निश्चित रूप से इनके जो साधन थे वो साधन इस प्रकार के थे कि किसी बड़े संघर्ष की आशंका इनमें नहीं रही और हमारे अंदर जो देश के शासन के अंदर जो सुधार आवश्यक हैं उन सुधारों को हम समय समय पर उनको बताते रहें और निश्चित रूप से वो भारतीय शासन में सुधार करेंगे। वो उनके अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति एक राजभक्ति दिखाई देती थी। वो हृदय से स्वीकार करते थे कि ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटेन के शासक हैं, वो शासक बहुत भले इंसान हैं और निश्चित रूप से वो सुधार करेंगे। जिस प्रकार का शासन वो ब्रिटेन में करते हैं वही सुधार अगर हम लगातार मांग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जाति बड़ी न्यायप्रिय जाति है, ऐसा भारतीय उदारवादियों का मानना था। भारतीय उदारवादी निश्चित रूप से शुरुआती दौर में अपने कार्य में काफ़ी हद तक सफल हुए। इन्होंने ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक संगठित रूप में, एक समन्वित रूप में इन्होंने पूरे देश को बताया कि कहाँ कहाँ भारतीय शासन में, प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में कमियां चल रही हैं जिनमें ब्रिटिश शासन के द्वारा सुधार किया जा सकता है। और भारतीय शासन अधिनियम 1852 में उदारवादियों की ही उपलब्धि कहा जा सकता है। दूसरा कालखंड 1906 से 1919 के बीच का कालखंड कहा जाता है। इसको उग्र राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। निश्चित रूप से उदारवादियों के जो साधन थे, तौर तरीके थे, कार्यक्रम थे,
ये सब कुछ व्यक्तियों को रास नहीं आए। जिनको रास नहीं आए उन पर भी हम किसी प्रकार का शक नहीं कर सकते उनकी मंशा पर। निश्चित रूप से व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। वो आज़ादी को अलग तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। वो ये निश्चित रूप से चाहते थे कि हमें किसी भी प्रकार से एक भिखारी की तरह भीख नहीं मांगनी है। हमें आज़ादी के लिए भीख नहीं मांगनी है। आज़ादी हमारा अधिकार है, हमें इसे प्राप्त करना है। लाला लाजपत राय का इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि उदारवादी जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ भिखारी से सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि भिखारी इस योग्य भी है कि उससे घृणा की जाए। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि हम अंग्रेज़ों को ये दिखा दें, ये साबित कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अर्थात उनके जो काम थे, उन कामों में एक आत्मविश्वास झलकता था। उनके कार्य इस तरह से नहीं थे कि वो हमें भिक्षावृत्ति दिखाई दें। और ये उदारवादियों के साधनों को उग्रवादी जो विचारक थे, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये सब राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। और स्वयं उदारवादियों को आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ कहते थे कि ये ऐसे राजनेता हैं कि देश की आज़ादी बिल्कुल कुर्सी पर बैठे बैठे आराम से प्राप्त करना चाहते हैं। इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इनके जो प्रमुख साधन थे वो साधन उदारवादियों के से अलग एवं विपरीत थे। इनके साधनों में निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा प्रमुख रूप से शामिल थे। ये मानते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें एक विरोध का रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो शासन पद्धति है उस शासन पद्धति में निश्चित रूप से भारतीय जनमानस उनका सहयोगी है। हमें इसका विरोध करना होगा। हमें उनकी शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार करना होगा। हमें उनके कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करना होगा। हमें इस बात का बहिष्कार करना होगा कि हम उनकी शिक्षण संस्थाओं से अलग हो जाएं। उनका प्रमुख योगदान के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार हमें दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीसरा जो कालखंड है वो गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। ये 1920 से लेके 1947 तक का कालखंड है। शुरुआत में महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के पक्षधर थे। अंग्रेजी राज का विरोध बड़े संयमित तरीके से और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के पक्ष में थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जैसे ही गांधी जी का 1915 में प्रवेश हुआ, गांधी जी ने तमाम भारतीय गतिविधियों को धीरे धीरे देखा। शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिश राज का सहयोग किया, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग का मुद्दा, और तमाम ऐसे स्थान थे जहां अंग्रेज़ों का सहयोग गांधी जी ने किया। और गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी अंग्रेजी शासकों के द्वारा दी गई। लेकिन 1919 से 1920 के दरमियान 3 प्रमुख ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश राज के सहयोगी से असहयोगी के रूप में बदल दिया। इनमें प्रमुख घटना रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड एवं खिलाफत आंदोलन की असफलता के रूप में दिखाई देते हैं। इन तीनों घटनाओं ने गांधी जी को उद्वेलित कर दिया और उन्होंने ये समझा कि निश्चित रूप से हमें ब्रिटिश राज का असहयोग करना होगा और असहयोग करने के बाद ही हम इनको बता सकते हैं कि हमें कितना आत्मबल है, हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 1920 से 1947 का जो पूरा कालखंड है, उस कालखंड में महात्मा गांधी ने केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं किया, पूरे देश को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। और ऐसा लग रहा था, ऐसा चल रहा था कि पूरा देश उस दौर में गांधी जी के पीछे पीछे
आज़ादी प्राप्त करने के लिए चल रहा था। गांधीवादी युग में भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल जड़ों तक पहुंच गया। आम जनता, महिला, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, बिल्कुल निचले तबके के लोग सभी आज़ादी के मूल्य को समझ गए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था महात्मा गांधी जी का वो ये था कि उन्होंने आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, बिल्कुल भारतीय जड़ों तक पहुंचा दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 3 विविध कालक्रमों में विभाजित है और इन कालक्रमों में उनका नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग विचारधाराओं के द्वारा किया गया। धन्यवाद।